नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला। यदि आप कक्षा पहली में पढ़ते हैं या 10वीं में, सभी कक्षाओं में वर्णमाला पढ़नी ज़रूरी है। इसी से आपको स्वर और व्यंजन की जानकारी प्राप्त होगी, आपकी वर्तनी शुद्ध होगी, अर्थात आप शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सीखोगे। जब आप शुद्ध बोलना सीखोगे, आपके व्यक्तित्व की प्रतिभा ही अलग होगी। आप सभी ने अमिताभ बच्चन को हिंदी बोलते हुए सुना होगा। उनके बोलने का ढंग इतना प्रभावशाली होता है कि हमें आनंद आ जाता है। इसी तरह यदि आप भी बहुत अच्छी हिंदी बोलोगे तो आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। आइए तो पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, अर्थात वर्ण को और भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, उसे कहते हैं वर्ण। अब वर्णमाला दो भागों में बटी है, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो स्वर कुल 11 माने गए हैं और व्यंजन होते हैं 33। तो इस तरह जब हम बात करते हैं देवनागरी लिपि की तो ये बहुत वैज्ञानिक है। इसमें प्रत्येक व्यंजन का, प्रत्येक स्वर का एक निश्चित स्थान है और एक निश्चित उच्चारण है। अगर आपका उच्चारण अच्छा होगा तो आप वर्तनी की गलतियां नहीं करोगे, बिल्कुल सही मात्राएं लिखोगे। इस सीरीज में आपको सबसे पहले वर्णों के उचित उच्चारण का ज्ञान दिया जाएगा। आज हम केवल उच्चारण की बात करेंगे और अगले वीडियो में आप मात्राएं सीखोगे। तो आइए पढ़ते हैं वर्णमाला। तो आप मेरे साथ स्वरों का उच्चारण कर सकते हैं। अ, फिर आता है आ, ई, थोड़ा इसे कर लेती हूँ जूम, 1 मिनट। चलिए, तो अब हमने सारे स्वरों को कर लिया है जूम। तो इसका उच्चारण देखते हैं, आप मेरे साथ उच्चारण कर सकते हो। अ, आ, ई, ओ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हैं हमारे स्वर। इनके उच्चारण में आपको कभी छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई नहीं बोलना। इससे क्या होता है कि बच्चे या विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें अ और आ, ई और ई, ओ और ऊ का फर्क ही नहीं पता चलता। जब घर में दो भाई होते हैं तो क्या हम उन्हें हमेशा छोटा भाई इधर आ, बड़ा भाई इधर आ ऐसे बुलाते हैं? नहीं, दोनों के अलग अलग नाम हैं, तो दोनों को अलग अलग नाम से बुलाया जाएगा। पंकज, नीरज, दोनों को अलग अलग नाम से बुलाया जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अ अलग है और आ अलग है, दोनों का उच्चारण अलग है, दोनों के उच्चारण में लगने वाला समय अलग है। अ इतनी देर के लिए बोला जाता है जबकि आ दुगुने समय के लिए बोला जाता है। तो ये है आपका ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से? जितने भी काले रंग से लिखे हैं, अ, ई, ओ और री। तो इस तरह ह्रस्व स्वर हुए कुल 4। तो 4 ह्रस्व स्वर हैं और दीर्घ स्वर, जैसा इसका नाम है दीर्घ, देर तक बोले जाने वाले स्वर अर्थात दीर्घ स्वर। वो कितने हैं काउंट करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो दीर्घ स्वर हुए हमारे 7 और ह्रस्व स्वर है 4। तो इस तरह आपको स्वर समझ में आ गए हैं। अ, आ, ई, ओ, ऊ,
ए ऐ, ओ औ। अब इसे भी कई लोग छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ बड़ा औ कहते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपको इन्हें सही तरीके से उच्चारण करके सीखना है। तो आप इस वीडियो में जिस तरह से उच्चारण सिखाया जा रहा है उसी तरह से उच्चारण करोगे, आपकी बिल्कुल भी मात्राओं की गलतियां नहीं होगी। तो यहाँ जो स्वर है वे अपने आप में समर्थ होते हैं, पूर्ण होते हैं, ताकत वाले होते हैं। ये व्यंजनों को अपनी ताकत देते हैं। व्यंजन खुद खड़े नहीं हो सकते, इसलिए हम लोग देखते हैं कि, चलिए इसे मैं ज़रा कर देती हूँ रब। चलिए, तो अब हम आ गए हैं व्यंजन देखने। तो व्यंजन कैसे होते हैं, इनकी भी कक्षा है। क वर्ग यानी क कक्षा के व्यंजन, च वर्ग अर्थात च कक्षा के व्यंजन, ट वर्ग अर्थात ट की कक्षा के व्यंजन, त वर्ग अर्थात त की कक्षा के व्यंजन, प वर्ग अर्थात प की कक्षा के व्यंजन। जिस तरह पहली कक्षा का विद्यार्थी 10वीं में नहीं बैठ सकता, 10वीं का पहली में नहीं बैठ सकता, उसी तरह क वर्ग का व्यंजन नीचे प वर्ग में नहीं बैठेगा और ना ही प वर्ग का क वर्ग में बैठेगा। इन सब का निश्चित स्थान है और इन्हें स्थान किस आधार पर दिया गया है, उच्चारण के आधार पर। ये जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह के विविध अवयव उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। अब मैं बोल रही हूँ प प, तो आप देख रहे हैं हमारे होठ आपस में जुड़ रहे हैं। अब मैं जब बोलूँगी त त, तो आप देखोगे जो हमारी जिह्वा है, जीभ है, वो दांतों को छूती है, त त। तो इस तरह इनका उच्चारण का निश्चित स्थान है, उसी के आधार पर इनकी क्लासेस फिक्स की गई है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग इनकी क्लासेस के नाम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क वर्ग। क वर्ग के सभी व्यंजन कंठ व्यंजन हैं, अर्थात इनकी आवाज यहाँ से आती है। मेरे साथ बोलिए, क, ख, ग, घ, ङ। इसे यहीं रोक लिया गया है, बाहर नहीं निकाला गया। इसका उच्चारण अक्सर लोग गलत करते हैं। यह है अंगा, ये अंगा नहीं है, लोग इसे अंगा खाली कहते हैं, अंगा, ना ही ये ड है। यह है कोई बाहर आवाज नहीं आई, यहीं रोक ली गई। इसका उच्चारण है क, ख, ग, घ, ङ। तो आप जब बोलोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ से सारी आवाज़ आ रही है, इसलिए ये हैं कंठ व्यंजन। अब हम बात करते हैं तालव्य व्यंजन की, जो कि च वर्ग के हैं। तालव्य व्यंजन च, छ, ज, झ, ञ, ञ, ञ। इसे भी अंदर रोक लिया गया है, बाहर इसकी आवाज़ आपको नहीं आ रही है। तो इस व्यंजन को भी भीतर ही रोक लिया गया है, इसके उच्चारण को। तो ये है न्य, न्य। तो ये है च वर्ग। आप इसका उच्चारण जब मेरे साथ करोगे तो देखोगे कि जीभ जो है तालू में ऊपर हवा को रोक लेती है। च, छ, ज, एक कटोरी सी जीभ बना लेती है ऊपर और हवा को रोक लेती है, तो वो हो जाता है च, छ, ज, झ, ञ। तो ये हो गया हमारा तालव्य व्यंजन। इसके बाद बारी आती है मूर्धन्य व्यंजन, जो कि है ट वर्ग। ट वर्ग, मूर्धा अर्थात यहाँ जो छोटी जीभ होती है उसे कहते हैं मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान वहीं से होता है। तो ये है हमारा ट वर्ग। आप इसका उच्चारण करते समय देखिएगा कि आपकी जीभ ऊपर की ओर फोल्ड हो गई और यहाँ पर से जो छोटी जीभ है उसने अपनी भूमिका निभाते हुए इस उच्चारण को किया। तो पढ़ते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण।
ये आपको ध्यान से उच्चारण सीखना है, नहीं तो आप इकट्ठा कहोगे। इकट्ठा नहीं होता, इकट्ठा, इकट्ठा। इकट्ठा कोई खट्टी चीज़ नहीं है, इकट्ठा नहीं, इकट्ठा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं दंत व्यंजन में। दंत व्यंजन होते हैं त वर्ग के व्यंजन, जिसमें दांतों की भूमिका होती है इसके उच्चारण में। जैसे त, थ, द, ध, न। इसमें न क्लियर है, ठीक है। त, थ, द, ध, न। इसके उच्चारण के वक्त आप मेरे दांत देख रहे हो, जीभ के साथ मिल रहे हैं। आप भी जब उच्चारण करोगे आप ये चीज़ ज़रूर नोटिस करना। आगे बढ़ते हैं ओष्ठ व्यंजन। इसका नाम जैसे है ओष्ठ व्यंजन, ओठ कहते हैं होठों को। इसमें होठों की मुख्य भूमिका होती है, इसलिए इसे कहते हैं ओष्ठ व्यंजन। तो पढ़ते हैं प, फ, ब, भ, म। अब यहाँ पर इसे गलत पढ़ते हैं काफ़ी सारे विद्यार्थी। इसे पढ़ते हैं वे फ। फ नहीं, फ होता है नुक्ते वाला इधर, लेकिन ये फ नहीं है, ये हिंदी का है फ। फ से फल, फ से फूल। हम अगर इसे फूल कहेंगे तो ये हो जाएगा अंग्रेजी वाला फूल, यानी मूर्ख। हम बोल रहे हैं फूल, ना कि फूल। फूल में ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठ पर लगते हैं, जबकि हम इसे कह रहे हैं ओष्ठ व्यंजन। केवल ओठ मतलब होठों की भूमिका है इसमें, तो दोनों होठ आपस में जुड़ने चाहिए। प, फ, ब, भ, म। अब बारी आती है अंतस्थ व्यंजन की, जिसका उच्चारण स्थान मुंह के अंदर होता है। तो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं य, र, ल, व। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन की बारी आती है इसके बाद। इसका नाम ऊष्म व्यंजन क्यों है? क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह के भीतर के अवयव जब आपस में घर्षण करते हैं, अर्थात एक हवा को रगड़ देते हैं मुंह के अंदर उच्चारण के दौरान, तो मुंह के अंदर हवा जो है गर्म हो जाती है। इसलिए इसके उच्चारण के कारण इसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। श, श, स, ह। देख रहे हो कितना प्रेशर लगा के बोला जा रहा है इसे। श, श, श शलगम, श, 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 स, ह। आप बोलोगे ये दोनों का उच्चारण एक जैसा है? नहीं। जब श शलगम का कहते हैं तो श सीटी बजती है, लेकिन जब हम षटकोण का कहते हैं तो सीटी नहीं बजती। इसे पढ़ते हैं श, दांत और जीभ दबाकर श। लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसे पढ़ते हैं श। तो ये सीटी बजने वाला है। शलगम, शक्कर, षटकोण। तो श, स, ह। ये हो गए हमारे यहाँ तक व्यंजन। अब बारी आती है संयुक्त व्यंजन की। जैसा कि इसका नाम है संयुक्त व्यंजन, अर्थात दो व्यंजन और एक स्वर मिलकर बनाते हैं संयुक्त व्यंजन। इनमें क्या जुड़ा हुआ है वो हम आगे देखते हैं। आपने एक चीज़ और देखी होगी, यहाँ पर इन संयुक्त व्यंजनों में हलंत नहीं लगाया गया है, क्योंकि इसमें स्वर जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है। देखते हैं क्ष किससे बना है? ये बना है क जमा श जमा अ, तो ये बन गया है हमारा क्ष। अब बारी आती है त्र की। तो त्र किससे बना है? त जमा र जमा अ, ये बन गया त्र। तो जो हमारा यज्ञ वाला ज्ञ है वो बना है मिलकर ज और न और अ। इन तीनों ने मिलकर बनाया है ज्ञ।
ज्ञ, यज्ञ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं श्र की तरफ। अब श्र किससे बना है? श, शक्कर वाला, फिर हो गया जमा र, जमा अ, बराबर श्र, श्रीमती जी वाला श्र। तो आज हमने पढ़ा वर्णमाला का उच्चारण। अब हम पढ़ेंगे इनसे मात्राएं कैसे बनाई जाए। आपको इन सब बातों का इतना फ़ायदा होगा कि आपकी एक भी मात्रा की गलती नहीं होगी। तो झटपट अगले वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार। यदि आप कुछ भी वीडियो से संबंधित बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।